90 वर्ष की उम्र पार कर चुकी कावेरी अम्मा अब तक तो एकदम टनकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हृदय की धड़कनों में थोड़ी मंदी आ गई थी। इसलिए उनका शरीर अब वैसा साथ नहीं निभा पा रहा था जैसा अब तक उसने साथ दिया था। कावेरी अम्मा अपने बेटे प्रतीक की बड़ी ही लाडली माँ थी। जैसे बच्चे लाडले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस बुढ़ापे में वह भी थे। उनकी बहू नमिता भी उनका बड़ा ख्याल रखती थी। प्रतीक ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी अम्मा के कमरे में जाता, उनकी खैर खबर लिए बिना उसे चैन कहाँ था। फिर हाथ मुंह धोने के बाद उनके पास जाकर उन्हें अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाता। उसके बाद नमिता और वह दोनों साथ बैठकर चाय नाश्ता करते, देर तक बातें करते रहते। सच में कावेरी अम्मा बहुत भाग्यशाली थी जो उन्हें क्षण कुमार जैसा बेटा और इतनी प्यारी सुशील सर्वगुण संपन्न बहू नमिता के रूप में मिली थी। प्रतीक और नमिता के 2 बच्चे थे, एक बेटा राज और बेटी नीता। दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। वे दोनों अब बड़े हो चुके थे और गुड़ों में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। नमिता ने अपने बच्चों को सुंदर संस्कारों से सजाया था। बचपन से कावेरी अम्मा की भी उन पर पैनी नज़र रहती थी। नमिता हर रोज़ उनके दिन भर की गतिविधियों के बारे में उनसे रात को पूरी पूछताछ करती। यह उन दोनों को MBA का आखिरी वर्ष था। वे बीच बीच में छुट्टियों में घर आ जाते थे। अपनी दादी के साथ समय बिताना उन्हें भी बहुत पसंद था। उनकी कावेरी दादी उनकी अपनी जवानी के दिनों में कबड्डी खेला करती थी और अपने इस खेल के हिस्से अपने दोनों पोते पोती को सुनाया करती थी। राज और नीता बड़े ही खुश होकर उनके किस्से कहानी सुना करते थे। उन्हें देखकर मोहल्ले की दूसरी वृद्ध महिलाएं हमेशा आपस में बातें करती रहती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन श्यामा ने अपनी दूसरी सहेलियों से कहा, बेटा बहू हो तो नमिता और प्रतीक जैसा कितना ख्याल रखते हैं वह कावेरी अम्मा का। विमला ने कहा, हाँ श्यामा, तुम एकदम सही कह रही हो। बहुत ही किस्मत वाली हैं हमारी कावेरी अम्मा, वरना आजकल कहाँ बूढ़ों की इतनी तीमारदारी होती है। हमें ही देख लो, हमारी हालत हम ही जानते हैं। श्यामा ने कहा, अरे रात को खाना खाने के बाद प्रतीक हाथ पकड़कर अपनी माँ को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। मैंने तो कितनी बार देखा है उनके पास से थोड़ी देर बैठकर उनके सर पर हाथ फिराता है, फिर छोटे बच्चों के जैसे कावेरी अम्मा के माथे को चूमता है, तब कहीं अपने कमरे में जाता है। नमिता पानी का गिलास भर कर रखती है, उनकी दवा दारू सबका ख्याल रखती है। अरे नाती पोते भी कितने ख्याल करते हैं, वरना आज कल के जवान बच्चे हम बूढ़ों के पास दिखते ही कहाँ हैं। विमला ने कहा, अपना अपना भाग्य है श्यामा, लेकिन सबका भाग्य कावेरी अम्मा जैसा कहाँ होता है। हाँ, यह तो 16 आने सच है। बच्चे भी तो बड़े ही संस्कारी हैं। हाँ, नमिता और खुद कावेरी अम्मा की देख रेख में बड़े हुए हैं। सब में बच्चों की सही परवरिश भी तो एक चुनौती ही होती है। हाँ, ये बात हर माता पिता के लिए चुनौती ही है। कोई बन जाता है तो कोई मिट जाता है। इस प्रकार सभी पड़ोसने अक्सर कावेरी अम्मा के बारे में आपस में चर्चा करती रहती थी। एक दिन अचानक प्रतीक के चचेरे भाई विमल का फ़ोन आया।
विमल ने प्रतीक को बताते हुए कहा। प्रतीक यार, तुम्हारी भाभी की बुआ के लड़के को अपने किसी काम से तुम्हारे शहर इटारसी आना है। वह केवल 15 साल का है, कहाँ अकेला होटल में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारे घर पर ही ठहर जाए। सिर्फ 2 ही दिन की बात है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया आप, तो भेज दूँ उसे? क्यों नहीं विमल भैया, यह भी कोई पूछने की बात है? भेज दो उसे, हम उसका ध्यान रखेंगे। कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो वह भी ज़रूर कर देंगे। थैंक यू प्रतीक। चलो, मेरा तनाव खत्म हुआ। कल से तुम्हारी भाभी पीछे पड़ी थी कि प्रतीक भैया से बात करो ना। भाभी से कहना यह कौन सी बड़ी बात है, एक दूसरे की मदद नहीं की तो फिर रिश्तेदारी किस काम की। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर कल रमन आ जाएगा। वह दोपहर को यहाँ से निकलेगा और शाम तक वहाँ पहुँच जाएगा। मैंने उसे घर का पता दे दिया है, वह सीधा घर ही आ जाएगा। ठीक है भैया। दूसरे दिन नमिता ने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी और प्रतीक ने उसके लिए बिस्तर वगैरह तैयार करके रख दिया। अब उन्हें शाम का इंतज़ार था, जब वह आएगा। इसी बीच राज और नीता का फ़ोन आया। राज ने अपनी मम्मी नमिता से कहा, मम्मा, दादी की बहुत याद आ रही है, उनसे बात करवाओ ना। हाँ, अभी देती हूँ। तब तक नीता ने राज के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, मम्मा, हम दोनों कल आ रहे हैं 2-3 दिनों के लिए। मुझे भी दादी की बहुत याद आ रही है। वह ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक है। सांस लेने में बीच बीच में थोड़ी दिक्कत होती है। अब बेटा, उम्र भी तो है ना। कहते हुए नमिता कावेरी अम्मा के पास आ गई। फ़ोन देते हुए उसने कहा, अम्मा, आपके पोते और पोती को आपकी बहुत याद आ रही है, लो बात करो। हेलो नीता, कैसे हो तुम दोनों? दादी, हम तो एकदम ठीक हैं। आप कैसी हो दादी? राज ने पूछा। अरे मुझे क्या हुआ, अभी इतनी जल्दी मैं जाने वाली नहीं हूँ। शतक भी तो पूरा करना है मुझे। तुम दोनों की यह इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगी। वेरी गुड दादी, हम दोनों कल आ रहे हैं आपसे मिलने। आ जाओ आ जाओ, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तुम दोनों को देखने का, बातें करने का। 3 महीने को गए हैं तुमसे मिले हुए। हाँ दादी, बस आज ही रात का इंतज़ार कर लो, कल सुबह हम सब साथ साथ होंगे। ठीक है बच्चों, मैं सुबह का इंतज़ार करूँगी। धीरे धीरे रमन के आने का समय हो गया। कुछ ही देर में घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। रमन एक छोटे से बिस्किट को अपने हाथ में लिए आ रहा था। तभी प्रतीक ने दरवाज़ा खोला और उसने पास पहुंचकर पूछा, तुम रमन हो ना? हाँ अंकल। आओ बेटा। घर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं अंकल, घर आराम से मिल गया। तब तक वह दोनों घर में आ गए। नमिता ने भी उसके आते ही कहा, आओ बेटा, और पानी का गिलास भरकर उसे दिया। तब तक रमन की नज़र सोफे पर पड़ी कावेरी अम्मा पर पड़ गई। उसने तुरंत उनके पास जाकर उनके पैर छुए। कावेरी अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस काम के लिए आए हो भगवान उसमें तुम्हें सफलता दे। बड़े अच्छे संस्कार पिरोए हैं तुम्हारी माँ ने, वरना आजकल के बच्चे कहाँ पैर छूना जानते हैं, मानो सब कुछ भूल गए हैं।
मिलते वक्त हाय हेलो के सिवाय कहाँ कुछ और कहते हैं। कुछ देर सब ने रमन के साथ बैठकर बात की, फिर अपने अपने काम में लग गए। रात को खाने की टेबल पर खाना खाते समय प्रतीक ने रमन से पूछा, बेटा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या काम है? अंकल, मैं एक स्कूल में एडमिशन की बात करने आया हूँ। क्यों, तुम्हें हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना है? अभी तो कुछ वही तुम्हारे परिवार के साथ रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। बेटा, ऐसा मौका जीवन में कम ही होता है। बच्चे एक बार घर से बाहर निकल गए तो फिर वापस मेहमान बनकर ही घर लौटते हैं। यह समय तो परिवार के साथ रहने का है। रमन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रतीक को भी लगा यदि वह नहीं बताना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती नहीं पूछना चाहिए। उसने कहा, रमन, तुम जिस काम के लिए आए हो उसके लिए है ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। प्रतीक अपने कमरे में तो चला गया, परंतु रमन की बात को हजम नहीं कर पाया। बहुत सोचने के बाद अंततः उसने अपने भाई विमल को फ़ोन लगा ही दिया। हेलो भैया। हाँ बोलो प्रतीक, रमन पहुंच गया ना? हाँ भैया, वह अच्छे से आ गया। भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछना, क्या बात है? ये रमन वहाँ अपना घर बार छोड़कर यहाँ पढ़ाई करने क्यों आना चाहता है? अरे प्रतीक, तुझे क्या बताऊँ, दो साल में एक क्लास पास करता है। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता उसका। यहाँ माँ बाप परेशान है, हरकतें भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लड़कियों ने स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। शायद स्कूल वाले भी अब उसे उनके स्कूल में नहीं रहने देना चाहते। बाप रे, यह लड़का तो खतरनाक लग रहा है। दिखने में तो मासूम सा लगता है। प्रतीक, तुम चिंता मत करो, बस एक ही रात की तो बात है। कल तो वह वापस चला जाएगा। हाँ भैया, ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। रमन के माता पिता ने 13 वर्ष की उम्र से ही उसे स्मार्टफोन दिला रखा था। दिलाया तो सही, पर अभी यह शुद्ध नहीं लिख कि उसका लड़का उस मोबाइल में करता क्या है, वह देखता क्या है, वह सुनता क्या है और सीख क्या रहा है। पढ़ाई में विसफलता मिलने के बाद भी उन्होंने कभी यह गौर ही नहीं किया कि उनका बेटा क्यों राह से भटक रहा है। माँ बाप परेशान, पर कारण नहीं खोज पा रहे। दरअसल रमन को ऐसे वीडियो देखने की लत लग गई थी जो इस बाकी उम्र में उस बारूद की तरह होते हैं, जिसमें यदि एक भी आग की चिंगारी लग जाए तो भड़क कर जल उठते हैं और फिर सब खत्म कर देते हैं। लेकिन यह राज तो सिर्फ रमन ही जानता था। यहाँ भी वह अपना मोबाइल अपने साथ लेकर आया था और रोज़ रात की तरह सबके सोने के बाद उसने फिर वही वीडियो देखना शुरू कर दिया। उस वीडियो को देखकर वह इतना आवेश में आ गया कि अपने अंदर जल रही अग्नि को शांत करने के लिए बिना सोचे समझे वह सीधा कावेरी अम्मा के कमरे की तरफ मुड़ गया। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आँखों में हवस थी, शरीर में आग बुझाने का जुनून था। कावेरी अम्मा के कमरे में प्रवेश करके जैसे ही उसने कावेरी अम्मा के वृद्ध शरीर पर हमला किया, वह जाग उठी और उसकी नीयत को समझने में उन्हें बिल्कुल भी
समय नहीं लगा। कावेरी अम्मा ने अपनी ही दमबस आवाज़ में कहा, रमन, यहाँ क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, कहते हुए उसने कावेरी अम्मा पर हावी होने की जैसे ही कोशिश की। कावेरी अम्मा के मजबूत पांव, जिन्होंने वर्षों कबड्डी खेली थी, उनकी रक्षा में उठ खड़े हुए और उन्होंने पूरी ताकत से रमन को इतनी जोर की लात मारी कि रमन दूर जाकर दीवार से टकराया और फिर धड़ाम से गिरा। रमन के गिरने की आवाज़ सुनकर प्रतीक और नमिता दौड़कर उस कमरे में आने लगे। तब तक रमन संभलता उठा और भागने लगा, किंतु प्रतीक के मजबूत हाथों में उसकी टांग पकड़ में आ गई और फिर वह उसकी गिरफ्त से छूटकर भाग नहीं पाया। कावेरी अम्मा की हालत देखकर नमिता दौड़कर उनके पास आई तो उसने देखा कि वह हाँफ रही थी। घबराहट के कारण वह बोल सकने की हालत में नहीं थी। क्या हुआ अम्मा? कहते हुए नमिता ने उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। कावेरी अम्मा नमिता से इस तरह से चिपक गई जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर सुकून महसूस करता है। नमिता ने पूछा, अम्मा आप ठीक तो है ना? कावेरी अम्मा ने हाथ से इशारा किया। रुक जाओ, ज़रा सांस तो लेने दो, फिर बताती हूँ। इतना कहते हुए अम्मा रोने लगी। उनके इस रोने में दर्द के साथ साथ क्रोध भी था। उनके बहते आंसुओं को नमिता ने अपने हाथों से पोंछा। तब तक प्रतीक उस रमन को पकड़कर कावेरी अम्मा के पास लेकर आया और उनके पैरों पर पटकते हुए कहा, माफ़ी मांग, माफ़ी मांग, शर्म नहीं आती तुझे? एक 90 वर्ष की वृद्धा पर इस तरह गलत छी? कहते हुए उसने विमल को फ़ोन लगाया। रमन होश में आ चुका था। वह रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। माफ़ कर दो अंकल, किसी को मत बताओ। अंकल प्लीज़, किसी को मत बताओ। प्रतीक ने कहा, तुम्हारा गुनाह माफ़ करने के लायक नहीं है। मेरी माँ तो बचपन से खेल कूद में प्रवीण रही है, शायद इसीलिए उन्होंने खुद को बचा लिया और हम भी तुरंत ही आ गए, वरना तो तू फिर से उन पर हमला कर देता, शायद वह मर जाती। उधर कावेरी अम्मा की हृदय की धड़कनें रुक रही थी। उन्हें गहरा सदमा लगा था। वह सोच रही थी, भला इस उम्र में भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है। उनकी पूरी शक्ति शायद उस लात के वार के साथ खत्म हो गई थी। वह बिल्कुल शिथिल लग रही थी। नमिता ने तुरंत उनके फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया। प्रतीक ने रमन की एक न सुनते हुए विमल को फ़ोन लगा ही दिया। उसका गुस्सा इस समय अपनी चरम सीमा पर था। उनकी प्यारी अम्मा के साथ आज बदतमीज़ी की हद पार कर दी गई थी। वह इस समय बागी हो रहा था, जिस पर उसका खुद का नियंत्रण नहीं था। कुछ ही घंटे के उपरांत विमल के साथ रमन के पिता मनोज भी आ गए। आज अपने बेटे की इस घिनौनी हरकत के कारण वह इतने शर्मिंदा थे, मानो खड़े खड़े किसी ने उनकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया हो। वह आग बबूला होकर रमन की तरफ लपके। वह उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि विमल ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मारना इसका हल नहीं है मनोज। उधर डॉक्टर तुरंत ही आ गए और आते से कावेरी
अम्मा का इलाज शुरू कर दिया। वह इस समय सदमे में थे, शायद होश में ही नहीं थे, लेकिन उनकी आँखों के पोरों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जो उनकी वेदना के सूचक लग रहे थे। वह तो बच गई थी, लेकिन वह घटना फिर भी उन्हें तोड़ गई। वह अब बचेगी या नहीं, यह बड़ा प्रश्न था। विमल ने कहा, बोलो मनोज, क्या करें तुम्हारे बच्चे के साथ? मनोज ने कहा, कुछ सोचे बिना कहा, इसे तो मैं बाल सुधार केंद्र में भेज देता हूँ। फिर उन्होंने रमन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी जगह वही है। तुमने हमारे नाक कटवा दी, इसीलिए तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, है ना? तब प्रतीक ने कहा, आपने इसे छोटी सी उम्र में मोबाइल दे दिया, उसके बाद ये ध्यान ही नहीं रखा कि वह उसके साथ क्या करता है। आज उसे पकड़ने के बाद मुझे उसका मोबाइल पर्स पर पड़ा मिला, जिसे मेरे आने से पहले वह उठा नहीं पाया था। मैंने जब उसका मोबाइल खोला तो सबसे ऊपर जो वीडियो था वह यदि आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि आपका बेटा मोबाइल पर क्या करता है, क्या सीखता है और क्यों वह इतनी छोटी उम्र में ऐसा हो गया है। गलती तो आप जैसे माँ बाप की भी होती है, जो सुविधा के नाम पर बिना सोचे समझे बच्चों को यह खिलौना पकड़ा देते हैं, जिसे खेलने के लायक उनकी उम्र हुई ही नहीं होती है। माना कि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन यदि 100 में से एक भी ऐसा निकल जाए तो वह एक भी तो किसी न किसी की आँखों का तारा होता है न, जो बर्बादी के रास्ते में कहीं खो जाता है। मैं पुलिस में फ़ोन करने वाला था, लेकिन मेरी माँ बच गई तो आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। जो सज़ा देना चाहे आप स्वयं ही दें। जिस वक्त उसने आकर अम्मा के पांव छुए थे, तब मुझे ऐसा लगा था कि कितना संस्कारी है। बातें भी बड़े ही अदब के साथ नम्रता पूर्वक कर रहा था, पर अचानक ही सब कुछ बदल गया। उसके अंदर एक भेड़िया पल रहा था, जिसके कसूरवार तो आप भी हैं, जो उस पर अपनी पैनी नज़र न रख पाए। अब आप इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाइए प्लीज़। इस समय कावेरी अम्मा को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। प्रतीक और नमिता पूरी रात उनके सिरहाने बैठे अपने और उनके आंसू पोंछते रहे, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे कि उन्होंने अम्मा को बचा लिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और सूर्य देवता ने पृथ्वी के इस कोने में दस्तक दे दी। सुबह उषा की किरणों के आने के साथ ही प्रतीक के दोनों बच्चे राज और नीता भी अपने शहर आ गए। इस समय वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बस से अपना सामान उतारा, नीचे आकर इधर उधर देखा, लेकिन आज उन्हें पापा की कार नहीं दिखाई दी। उसमें बैठी दादी और मम्मी भी नहीं दिखाई दी। नीता ने कहा, राज क्या हो गया? आज पापा, माँ और दादी हमें लेने नहीं आए? ना ही उनका कोई फ़ोन आया। हाँ नीता, चल मैं फ़ोन लगाता हूँ। नहीं राज, टाइम वेस्ट मत कर, यह रिक्शा खड़ा है, चल जल्दी घर। कुछ तो गड़बड़ लग रही है राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी तो ठीक होंगी ना? पता नहीं, तू तो मुझे भी डरा रही है। दोनों भाई बहन रिक्शे में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। इधर कावेरी अम्मा की टूटती सांसें उनका साथ नहीं दे रही थी। यह घातक केवल
तन पर ही नहीं उनके मन को भी चकनाचूर कर गया था। यह उनके जीवन के वह अंतिम पल थे जिन्हें वह सुकून से जी कर जाना चाहती थी, लेकिन वही अंतिम पल इस तरह बीतेंगे यह उन्होंने और उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा। भगवान ऐसे अंतिम पल जिसमें ऐसा दर्द भरा हो किसी को ना दे। दादी के लिए चिंतित बच्चे जैसे ही घर पहुँचे और उन्होंने दरवाजे पर घंटी बजाई, नमिता ने लपक कर दरवाज़ा खोला। अपनी माँ का चेहरा देखते ही वह समझ गए घर में कुछ तो हुआ है। नमिता कुछ बोल नहीं पा रही थी। बच्चों को देखकर उनका दर्द सिसकियों में बदल गया। राज ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? नीता ने भी पूछा। दादी ठीक तो है ना? घबराए हुए चेहरे के साथ वे दोनों अंदर आए। उन्होंने देखा कि ग्लूकोज की चढ़ी हुई बोतल से ग्लूकोज उनकी दादी के शरीर में जा तो रहा था, लेकिन दर्द में लिपटकर आंसुओं के रूप में आँखों के बाहर टपकता भी जा रहा था। घर में सन्नाटा सा था, एक ऐसा अजीब सन्नाटा जो इससे पहले उन दोनों ने कभी नहीं देखा था। उनकी धड़कनों भी तेज हो रही थी, दिल घबरा रहा था। कावेरी अम्मा के पास पहुंचकर बच्चों ने एक साथ आवाज़ लगाई, दादी दादी देखो हम आ गए। अपनी जान से ज़्यादा प्यारे अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर उनकी दादी ने आंखें खोली। नीता और राज दोनों उनके पास बैठ गए। नीता ने पूछा, क्या हो गया दादी? तबीयत बिगड़ गई है? कुछ दुख रहा है? राज ने कहा, मेरी हिम्मत वाली दादी, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नीता ने फिर कहा, दादी कबड्डी कबड्डी कहकर इस बीमारी को एक लात मारकर भगा दो। इतना सुनते ही प्रतीक और नमिता रो पड़े। प्रतीक ने कहा, कबड्डी कबड्डी के दम पर ही तो आज तुम्हारी दादी ने खुद को बचा लिया है। राज और नीता परिपक्व थे। वह आश्चर्य भरी नज़रों से प्रतीक के सामने देखने लगे और फिर राज ने पूछा, क्या मतलब है पापा आपका? प्रतीक कुछ बोले उससे पहले कावेरी अम्मा ने राज और नीता का हाथ पकड़कर कहा, एक रावण आया था पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन यह बता गया कि धरती पर पाप कितना बढ़ गया है। मैं मेरे इस प्यारे से परिवार के साथ और कुछ दिन जी सकती थी, लेकिन उस पापी ने वह पल मुझसे छीन लिया। वह मेरे जीवन के अंतिम पलों को जहरीला बनाकर चला गया। कहते हुए कावेरी अम्मा ने अंतिम सांस ली। नीता और राज उनके गालों की पप्पी लेने लगे। उनकी दादी की आंखों के आंसू उनके होठों से टकरा गए। वह दर्द उन आंसुओं के साथ बच्चों को अंदर तक छलनी कर गया। एक हंसता खेलता परिवार ऐसे दर्द की चपेट में आ गया जिसका उपचार किसी के पास नहीं था। प्रतीक ने तो छोड़ दिया था, लेकिन राज उसे नहीं छोड़ पाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा ही दी। रमन बाल सुधार केंद्र में अब सुधरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कावेरी अम्मा को जो दर्द दिया था, क्या उसके लिए वह खुद को कभी भी माफ़ कर सकेगा?